हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फीस प्लस टू में। मैं सुरेश अरपीरी और आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो टॉपिक्स है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या चल कुंडली धारामापी। क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 12 के एग्जामिनेशन का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का वर्णन करें विथ सिद्धांत, बनावट एंड कार्यविधि। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का वर्णन सिद्धांत, बनावट और कार्यविधि के साथ करें विथ प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रोसेस। क्या होता है गैल्वेनोमीटर? आप पढ़े हैं धारा मापने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मल्टीमीटर। गैल्वेनोमीटर जो करंट मापता है वेरी स्मॉल स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इसमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्प शक्ति की विद्युत धारा की माप करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है गैल्वेनोमीटर। इसलिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प शक्ति की धारा की माप की जाती है। क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, इसके लिए हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए। इसलिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यह एक युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प शक्ति के विद्युत धारा की माप की जाती है। क्या होता है इसमें, क्या क्या रहता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ एल आप देख रहे हैं, एल एक सॉफ्ट आयरन का कोर है, नरम लोहे का एक क्रोड है जो ये ग्रीन पोर्शन जो दिखा रहा है लकड़ी के फ्रेम में ये फिटेड रहता है और इसके ऊपर कॉपर वायर लपेटा हुआ रहता है। ये कुंडली हो गई, यहाँ से एक कॉइल हो गया, इसमें कॉपर वायर का बहुत सा टर्न्स है एंड इसका फेरा है। इस अपर वाले वायर का जो पोर्शन है वो प्लेन मिरर से जुड़ा हुआ रहता है। एम एक समतल दर्पण है और वहाँ से एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पट्टी है या स्ट्रिप है एफ, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉर्शन हेड मरोड़ टोपी एच से उसको कनेक्ट किया हुआ रहता है। जिस करंट को मेजर करना है वो यहाँ से एक वायर है, यहाँ से टर्मिनल T1 है। जिस करंट को मेजर करना है उसको टर्मिनल T में हम प्रवेश कराते हैं। उसके बाद ये यहाँ से होते हुए आपको ये कॉइल में घूमता है करंट और फिर यहाँ नीचे देखिए S1 एक स्प्रिंग है, लाइट स्प्रिंग है वो है, और फिर यहाँ से फिक्स करके एक T2 टर्मिनल है जहाँ से वो ज्वाइंट रहता है। फिर जिधर बाहर निकालना है वो यहाँ से T2 से हम वायर लेकर के बाहर निकाल देते हैं। एन और एस देख रहे हैं आप इस तरह से हमारे हाथ की तरफ से, ये अवतल बेलनाकार कनकेव सिलिंड्रिकल मैग्नेट का 2 पोल है एन और एस। क्यों इसको इस रूप में लिया जाता है उसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ा देर के बाद। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या था वो हम आपको यहाँ देख लिए हैं। आपके सुविधा के लिए हमने यहाँ पर इसको लिपिबद्ध किया है। एल हो गया नरम लोहे का एक क्रोड जो लकड़ी के फ्रेम में फिट रहता है, इस पर कॉपर तार की वायर की कुंडली लपेटी रहती है। एम एक समतल दर्पण है, एच मरोड़ टोपी है, एफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पट्टी है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज की पट्टी को क्यों लिया जाता है? इसलिए कि उसका जो जब ये ट्विस्ट करता है वायर तो ट्विस्ट पर यूनिट एंगल का जो ऐंठन का जो बलाघूर्ण होगा टॉर्क वो बहुत कम होता है। वही लाइट स्प्रिंग जो है इस पर स्मॉल टॉर्क प्रोड्यूस करता है, नहीं के बराबर। इसलिए फॉस्फोरस की पट्टी लेते हैं। T1 T2 2 टर्मिनल्स है, N और S अवतल बेलनाकार शक्तिशाली चुंबक का 2 ध्रुव है, S1 एक हल्का स्प्रिंग है। सिद्धांत देखिए अब ये हुआ कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन हो गया आपको। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ये कॉइल जो है ये मैग्नेट के फील्ड में ये सस्पेंडेड है, लटक रहा है। इसलिए जब लटक रहा है कहता है कि जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लटकते हुए कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक टॉर्क, यहाँ पर देख रहे हैं आप, टॉर्क बलाघूर्ण उत्पन्न होता है जिसका यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है टॉ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, NIAB साइन थीटा। तो यहाँ पर n क्या है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वेयर n हो गया आपको कुंडली में तार के फेरों की संख्या, कुंडली में तार के फेरों की संख्या, कुंडली में तार के फेरों की संख्या। उसके बाद I क्या हो गया, कुंडली से प्रवाहित धारा,
कुंडली से प्रवाहित ये धारा हो गया। उसके बाद ए क्या हो गया आपको देखिए, ये कुंडली के तल का क्षेत्रफल है, ये कुंडली के तल का ये क्षेत्रफल हो गया आपको। उसके बाद बी हो गया आपको समरूप चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेट के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप उसको कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा हो गया आपको ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण, ए और बीच के का कोण हो गया। अब यहां पर देखिए ये इसका जो वर्किंग प्रोसेस है जिसको हम लोग कार्य विधि कह सकते हैं, इसको कार्य विधि जिसको हम लोग कह सकते हैं, मतलब यहां से जैसे ही जिस करंट को मेजर करना था उसको यहां से पास कराएंगे, जैसे ही पास करेंगे इसमें एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा। ये टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ दिए हम लोग, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, और इसमें क्या क्या था वो यहाँ पर हम लोग इसको लिख के दिखाए थे। अब यहाँ पर इसको चर्चा हम लोग कर रहे, देखिए यहाँ पर जो रेडियस है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर जो है यहाँ पर चुंबकीय बल की रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम लोग कह सकते हैं त्रिज्यीय, त्रिज्यीय मतलब रेडियल, रेडियल है। फलतः बलाघूर्ण अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। क्यों इस तरह से होगा, आप यहां से अगर समझ रहे हैं, देखिए यहां से मैग्नेटिक बल की दो रेखाएं, चुंबकीय बल की रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, खाली समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आया तो यहाँ से फिर ये ऐसे निकल जाए, ये इस तरह से, वहां से हम लोग को ये बल की रेखाएं ऐसे आई है तो ये बल की रेखाएं आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे, ताकि ये जो है इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। वही चीज यहाँ पर भी होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 90 का एंगल बनाएगा। तो 90 का एंगल बनाएगा तो ये थीटा जो आप लिए हैं वो मैक्सिमम हो जाएगा, इसलिए ये टाउ यहाँ पर समीकरण 1 से लिख सकते हैं। देयरफॉर समीकरण 1 से आपका आ जाएगा आपको टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90, साइन 91, तो दैट इज टाउ इक्वल टू एन आई ए बी। इसको हम लोग विक्षेपक बलाघूर्ण कहते हैं। मतलब ये जो कॉइल है, कुंडली जो इस रूप में है, ऐसे ऐसे है, तो उसको वो विक्षेपित करना चाहेगा इधर, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं विक्षेपक बलाघूर्ण। इसको आप मान लीजिए सपोज दैट कि हम कुछ मान सकते हैं, इसको इक्वेशन यहीं पर हम यहाँ जो 1 माने थे उसको यहाँ ले लेते हैं, इक्वेशन 1। इस विक्षेपक बलाघूर्ण के कारण ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की जो पट्टी है उसमें ऐंठन आ जाता है, मतलब ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, लिख सकते हैं। इस विक्षेपक बलाघूर्ण, इस विक्षेपक बलाघूर्ण के कारण, बलाघूर्ण के कारण पट्टी F में ऐंठन उत्पन्न होता है, ऐंठन उत्पन्न होता है। इस ऐंठन के कारण क्या होगा, ये ऐंठन जैसे उत्पन्न होगा, ये क्या करना चाहेगा कि फिर उसको वापस लेना चाहेगा, वहां से ये वापस आना चाहेगा। इस तरह से अगर इसके मोड़ के देखते आप इधर आ गया तो फिर ये वापस ले जाना चाहेगा। कितना एंगल से वो ट्विस्ट हुआ है। अगर प्रति एकांक ऐंठन कोण के लिए उसको हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, या फिर हिंदी में प्रत्यानयन बलाघूर्ण कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आपको कि यदि प्रति एकांक ऐंठन कोण के लिए, प्रति एकांक ऐंठन कोण के लिए प्रत्यानयन बलाघूर्ण, प्रत्यानयन बलाघूर्ण के है, तो अगर मान लीजिए कि वो ट्विस्ट कर गया फाई एंगल से, तो फाई विक्षेप कोण के लिए,
तो फाई विक्षेप कोण के लिए बलाघूर्ण जो होगा उसको अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज दैट टाउ डैश मान लेते हैं, तो ये जो टाउ डैश है दैट विल बी इक्वल टू के इंटू फाइव, के इंटू फाइव हो जाएगा। एक एंगल का जो ट्विस्ट होगा उसको वापस लाने का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है उसको हम लोग मान लेते हैं कितना, के माने। तो अगर वो फाइव एंगल से ट्विस्ट किया है तो उसको टोटल जो बलाघूर्ण हो जाएगा वो के फाइव हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में दोनों इक्वल होगा। जब दोनों इक्वल होगा तो फिर हम लोग उसको वहाँ पे इक्वेट करके और करंट को मेजर करने का फॉर्मूला निकाल देंगे हम लोग। इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग सीधे संतुलन की अवस्था में, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब संतुलन की अवस्था में विक्षेपक बलाघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बलाघूर्ण, मतलब टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश, और टाउ आपका वैल्यू था आपका NIAB और ये कितना है K इंटू फाइव, इसलिए यहाँ से अगर आप I निकाल लेते हैं तो K इंटू फाइव बाय NAB, इसको आप लिख सकते हैं I इक्वल टू G इंटू फाइव, वेयर G इज इक्वल टू K बाय NAB, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर स्थिरांक या नियतांक कहते हैं इसको। इसलिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। मतलब करंट को मेजर करना है तो हमको क्या मेजर करना होगा, ट्विस्ट एंगल, कितना एंगल से ये फास्फोर ब्रोंज की पट्टी जो है वो ट्विस्ट किया है, कितना एंगल से ट्विस्ट किया है उसको मेजर करना पड़ेगा। लेकिन आपको पढ़ा बताया कि फास्फोर ब्रोंज की पट्टी का जो ट्विस्टिंग होता है उसका रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है बहुत कम होता है, मतलब वेरी स्मॉल एंगल के लिए वो ट्विस्ट करेगा। तो इसको मेजर करने के लिए एक नया तरीका आता है, हम लोग इसी को मेजर करने के लिए यहाँ पर प्लेन मिरर लगाया गया है, वो यूज करते हैं हम लोग लैंप स्केल अरेंजमेंट। लैंप स्केल अरेंजमेंट के द्वारा एंगल ऑफ ट्विस्ट की माप की जाती है, इसलिए उसको हम लोग लैंप स्केल अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाते हैं आपको। लैंप स्केल अरेंजमेंट में क्या रहता है उसको आप यहाँ थोड़ा सा देखिए। इसको तो आता है ये लैंप स्केल अरेंजमेंट, लैंप स्केल अरेंजमेंट में क्या क्या होता है यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लेन मिरर है, ये लटक रहा है यहाँ से, और यहाँ पे एक ग्लास का स्केल होता है इस तरह से, ये एक ग्लास का स्केल बना हुआ रहता है इस तरह से, इस तरह से। मिरर के सामने यहाँ पर एक लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप है ये, इसको हम लोग यहाँ पर प्लग में डाल दिया। जब यहाँ से करंट नहीं पास किया हम लोग तो इसको जलाएंगे यहाँ से, तो लाइट मिरर पर जाएगा और फिर यहाँ से लौट के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक स्पॉट मिलेगा, यहाँ से इस जगह पे आपको एक स्पॉट मिलेगा यहाँ से, और जैसे ही करंट यहाँ से पास किया ये ट्विस्ट हो गया, फास्फोरेंस की पट्टी ट्विस्ट हो गई, मतलब मिरर फाइव एंगल से घूम गया, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो घूम जाएगा यहाँ से यहाँ पे चला गया हमारा, ऐसे घूम गया तो ये स्पॉट यहाँ शिफ्ट कर जाएगा आपको यहाँ से। तो आप ये इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल डी, और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कैपिटल डी, यहाँ से यहाँ तक। ये प्लेन मिरर एम है आपका। तो आप पढ़े हैं कि इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय ट्वाइस ऑफ दैट एंगल, मतलब 2 थीटा। तो प्लेन मिरर 5 एंगल से रोटेट कर रहा है
ये घूम जाएगा 2 phi एंगल से, यहाँ से मुड़ जाएगा इसे। और तब यहाँ से आप लगा सकते हैं इसको कि 10 2 phi अगर हम यहाँ यूज लेते हैं 10 2 phi, तो स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। बट फाई इज वेरी स्मॉल, आपको पता है फाई इज वेरी स्मॉल। फॉस्फोरस की पट्टी में ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होता है। तो जब फाई बहुत छोटा होता है तो आप जानते हैं 10 2 phi, 10 2 phi इक्वल टू साइन 2 phi, दैट इज इक्वल टू 2 phi, दैट इज अप्रॉक्स 2 phi। इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 phi इक्वल टू डी बाय डी, और फाई इक्वल टू डी बाय 2d, मतलब हाफ ऐसे रख सकते हैं, इसको d कर सकते हैं। यू कैन राइट ऑल्सो दिस एज कॉन्स्टेंट इनटू d, मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो इसके पहले जो आपको था, अभी आप पढ़े थे वहां से कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, और यहाँ देख रहे हैं फाई इक्वल टू, देयरफॉर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। मतलब करंट को मेजर करने के लिए आपको ये डिस्टेंस मेजर करना होगा। ये मेजर करना आसान है, स्केल पर आप देख सकते हैं कितना सेंटीमीटर गया, उसी हिसाब से हम उसको एम्पियर या मिली एम्पियर का, माइक्रो एम्पियर का स्केल डिवाइस करके हम लोग इसकी माप कर सकते हैं। अतः डी की माप के द्वारा, अतः डी के सहायता से आई को मेजर किया जा सकता है। तो ये था आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है वो। इसके साथ इसमें 2 ठो टेल और आता है, हम साथ में ही पर बताते हैं आपको। इसमें एक आता है करंट सेंसिटिविटी क्या होता है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वो टेल के साथ इसको जोड़ देता है। तो हम लोग उसको देखते हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है। तो करंट सेंसिटिविटी का हो गया मतलब यूनिट करंट के चलते कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा वहां से, कितना से वो ट्विस्ट करेगा। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होगा कि वोल्टेज, यूनिट वोल्टेज के चलते कितना डिफ्लेक्शन होगा यहाँ से। हम लोग उसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो आइए देखिए, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर से, ये टेल क्वेश्चन आता है, रखेंगे इसको टेल के रूप में जोड़ा जाएगा वो। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी मतलब इसको हम लोग कहते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता किसको कहेंगे? तो इसका सिंपल डिफिनेशन है कि एकांक धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप, एकांक धारा के कारण गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं, को धारा सुग्राहिता IS कहते हैं। मतलब अगर आप कह सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं कि I धारा के कारण फाई विक्षेप हुआ, तो इकाई धारा के कारण कितना होगा, फाई बाय आई, इसी को हम लोग IS कहेंगे। इसलिए आप याद रखेंगे कि IS इज इक्वल टू फाई बाय आई, ये इसका डिफिनेशन हो गया, फॉर्मूला परिभाषा हो गया। लेकिन अभी आप पढ़े थे, बट I इक्वल टू के बाय NAB इंटू फाई। तो यहां से अगर आप फाई बाय आई निकाल देते हैं, इस फाई के नीचे अगर आई ले जाते हैं तो ये उलट जाएगा, नहीं, NAB बाय के। इसलिए आप यहां लिख सकते हैं IS बराबर फाई बाय आई, फाई बाय आई का मतलब क्या हुआ, NAB बाय के, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो क्वेश्चन देता है कि व्हाट डू मीन बाय करंट सेंसिटिविटी, धारा सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं और इसके मान को कैसे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ N, A एंड B, N, A और B के मान को बढ़ाकर और K के मान को घटाकर धारा सुग्राहिता का मान बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसलिए 2 नंबर हम यहाँ कहते हैं हम लोग
इसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता। तो यहां धारा की जगह पर कर देंगे हम लोग एकांक वोल्टेज, यूनिट वोल्टेज। एकांक वोल्टेज के कारण गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न विक्षेप को वोल्टेज सुग्राहिता कहा जाता है। करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी का है तो उसको हम लोग VS से लिखेंगे, VS से लिखेंगे। तो मतलब ये जो I हम यहाँ दिखा रहे थे, इसका मतलब होगा कि V वोल्टेज के कारण अगर फाई है तो एकांक वोल्टेज के कारण हो जाएगा फाई बाय V, तब इसको हम लोग VS कहेंगे। इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग का यहाँ से चेंज कर जाएगा और ये हो जाएगा फाई S बराबर, देयरफॉर VS इक्वल टू फाई बाय V। मतलब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से कि फाई बाय I इंटू आर, चूंकि V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, इसलिए VS बराबर हो जाएगा फाई बटे I। अभी तुरंत निकाले थे आप, फाई बटे I हम लोग निकाले थे और ये 1 बटे R कर देते हैं। तो फाई बटे I का वैल्यू क्या था, NAB बाय K, और एक टू R नीचे हो गया, नीचे हो गया। ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। अब इसका जो उपयोग है हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो n का मान बढ़ा करके, मतलब कॉइल का जो टर्न्स है उसको बढ़ा करके, एरिया बढ़ा करके, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा करके, टॉर्शन का जो टॉर्क मोमेंट टॉर्क है वो घटा करके और रेसिस्टेंस घटा करके हम लोग इसके वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। लास्ट में कभी कभी पूछ देता है कि इसका यूज कहाँ होता है, चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं। तो हम लोग बहुत जगह जानते हैं। पहला जान सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोग पढ़े हैं वहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। दूसरा हो गया आपको कि एमीटर में कन्वर्ट, शंट के द्वारा एमीटर में कर सकते हैं, शंट लगाकर, शंट लगाकर हम लोग इसको एमीटर में बदल सकते हैं। एमीटर में परिवर्तन किया जा सकता है, इसको परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा हो गया इसके सीरीज में हाई रेसिस्टेंस लगा करके वोल्टमीटर बदल सकता है। इसके सीरीज में हाई रेसिस्टेंस जोड़कर इसे वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो भी क्वेश्चन आएगा वो टोटल हमने एक साथ आपको बता दिया। आप शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और इसको नोट कर लेंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसमें MCQ में आए, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, पूरा आंसर आप लिखेंगे। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। चलिए, थैंक यू।